Welcome back to the PYQ decoding series. We are starting the theme Union and State Legislature. ये एक ऐसा थीम है जिसकी वेटेज काफी हाई होती है पॉलिटी सेक्शन में इन द प्रीलिम्स. देन सब थीम जो कवर करेंगे वो है मनी बिल. ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और साथ में कंफ्यूजिंग भी है. मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखाने वाले हूँ जहाँ पे यूपीएससी ने डिफरेंट आंसर दिया है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों की साइट पे आज भी जाके देखेंगे तो उनके डिफरेंट आंसर्स हैं. फॉर एग्जांपल 2004 का ये क्वेश्चन है. यूपीएससी ने इसका आंसर लिया है ए, बट कोचिंग वेबसाइट आंसर कीज में अभी भी इसका आंसर सी दिखाया हुआ है. देन फिर एक 2018 का क्वेश्चन. इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं तो बहुत सारे कोचिंग्स ने बोला कि कोई ऑप्शन नॉट करेक्ट है ही नहीं, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, बट यूपीएससी ने इसका आंसर लिया है सी. देन 2023 के जो क्वेश्चन का आंसर है, बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने ए आंसर दिया है, ओनली वन, बट करेक्ट आंसर है इसका बी. तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को अप्रोच किया जा सकता था एंड हमारे जो आंसर्स हैं वो यूपीएससी की आंसर की को मैच कर सकते थे. सो स्टे विद मी. क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. फाइनेंशियल बिल्स एक टाइप ऑफ बिल्स है जो बेसिकली फिजिकल मैटर्स से डील करते हैं. हमें पता है कि कितने टाइप्स के बिल्स होते हैं, जैसे ऑर्डिनरी बिल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स हो गए, एंड देन एक है फाइनेंशियल बिल्स. अब फाइनेंशियल बिल्स है वो एक सेट ऑफ बिल्स हैं जो फिजिकल मैटर्स से डील करते हैं, बेसिकली रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. अब फाइनेंशियल बिल्स भी मल्टीपल टाइप्स के हैं. उनमें से एक टाइप है मनी बिल, दूसरा है फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 एंड थर्ड है फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2. वी कैन से दैट फाइनेंशियल बिल्स का ये सुपर सेट है और उसके अंडर मनी बिल आता है एंड फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 एंड फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2. ठीक है. तो जब स्पेसिफिकली मनी बिल की बात करते हैं तो वी कैन से कि एवरी मनी बिल इज ए फाइनेंशियल बिल, बट एवरी फाइनेंशियल बिल इज नॉट मनी बिल. ठीक है, सी सेट क्वेश्चन. अब जब मनी बिल की बात आती है तो मनी बिल बेसिकली एक तरह से आर्टिकल 110 में डिस्कस किया गया है. फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 आर्टिकल 117 क्लॉज 1 और फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 117 क्लॉज 3 में है. अब मनी बिल एक स्पेशल टाइप ऑफ बिल क्यों है? क्योंकि ये डील करता है ओनली मैटर्स लिस्टेड इन आर्टिकल 110, और वो मैटर्स क्या क्या है वो हम एक डिटेल में देखेंगे क्योंकि वहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं डायरेक्टली. फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 मींस आर्टिकल 110 के मैटर्स होंगे, साथ में कुछ जनरल लेजिस्लेशन भी होगा. देन फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 क्या कहता है? एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट नो आर्टिकल 110 मैटर्स. मींस 110 आर्टिकल में जो मैटर्स हैं वो नहीं होने चाहिए. उसके अलावा एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात हो सकती है, तो उस बिल को हम फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 में डालेंगे. अब पहले तो यही देख लेते हैं कि आर्टिकल 110 के क्या क्या मैटर्स है. आर्टिकल 110 बात करता है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल. डेफिनेशन में द ओनली क्लोज है कि ए बिल शैल बी डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स. वो मैटर्स क्या है वो आपको एक्सप्लिसिटली पता होना चाहिए. पहला मैटर है टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर्स. मींस टैक्सेशन का इम्पोजिशन, अबोलिशन, रिमिशन, ऑल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, ये सब तुम्हारा मनी बिल के अंडर आएगा. अगर ऐसा कुछ प्रोविजंस गवर्नमेंट लेके आती है तो उसको मनी बिल के अंडर लेके आना पड़ेगा. देन बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया or amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the government of India. मीन्स बोरोइंग्स रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं वो भी मनी बिल के अंडर आएंगे. फंड कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. मीन्स इन दोनों फंड्स में कोई मनी इनटू हो रहा है या विड्रॉल हो रहा है वो आपका मनी बिल के अंडर आ जाएगा. अप्रोप्रिएशन, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. मीन्स ये जो अप्रोप्रिएशन वाली बात है ना, अप्रोप्रिएशन क्या होता है? ऑथोराइजिंग द यूज ऑफ फंड और असाइनिंग द फंड फॉर पर्टिकुलर पर्पज. ये सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के साथ ही है. पॉइंट टू बी नोटेड. ना कंटिजेंसी फंड या पब्लिक फंड के साथ ये अप्रोप्रिएशन कीवर्ड नहीं है, ये चीज ध्यान रखना. देन चार्ज एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? जो पार्लियामेंट में जिनके ऊपर वोट नहीं किया जा सकता वो चार्ज एक्सपेंडिचर्स हैं. एग्जाम्पल है सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, सैलरी ऑफ स्पीकर. ये सब क्या आते हैं? चार्ज एक्सपेंडिचर्स में आते हैं. और इनसे रिलेटेड जो भी बिल लाया जाएगा वो मनी बिल होगा. ठीक है. डिक्लेयरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर. अब मान लो प्रेसिडेंट की सैलरी से रिलेटेड कुछ चेंजेस भी लाने होंगे तो वो आपको एज ए मनी बिल पास करवाना पड़ेगा. ऑडिट एंड रिसिप्ट, ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ यूनियन और ऑफ ए स्टेट. ये चीज ध्यान रखनी है कि जब हम ऑडिट ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो दो यूनियन और स्टेट दोनों मैटर्स किसके अंडर कवर है? आर्टिकल 110 के अंडर कवर है. स्टेट का भी ऑडिटिंग एंड यूनियन का भी. बट एक चीज ध्यान रखनी है, अगर हम स्टेट से रिलेटेड मनी बिल की बात करेंगे तो वो कौन से आर्टिकल के अंडर आएगा? मेंशन इन द कमेंट्स. यू शुड नो द आर्टिकल रिलेटेड टू द मनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर्स. ठीक है. होप यू रिमेम्बर द नंबर 89 फ्रॉम द लास्ट वीडियो.
देन जी क्लोज क्या कहती है, इंसिडेंटल मैटर्स, एनी मैटर इncidental टू एनी मैटर स्पेसिफाइड इन द सब क्लोज ए टू एफ। अब ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए मोटा मोटा, टैक्सेशन, बोरोइंग फंड, कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड, अप्रोप्रिएशन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चार्ज एक्सपेंडिचर, ऑडिट एंड रिसिप्ट, रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। मींस तीनों अकाउंट्स मेंशन्ड है आर्टिकल 110 के अंडर, कंसोलिडेटेड, कंटिजेंसी एंड पब्लिक फंड एज वेल। ठीक है, बट किस किस सेंस में इंक्लूडेड है, यहाँ पे देखो कंटिजेंसी फंड कस्टडी के बारे में बात होती है तब मेंशन है, अप्रोप्रिएशन के साथ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, और जब रिसिप्ट ऑफ मनी उसमें कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट दोनों की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्या चीज है जो मनी बिल में नहीं कवर होगी, मतलब क्या क्या एक्सेप्शंस है। फॉर एग्जांपल जैसे इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स या फिर कोई अदर पेनल्टीज हैं, वो आपकी इसमें कवर नहीं होंगी मनी बिल में। फीस फॉर लाइसेंसेज और फीस फॉर सर्विसेज, मींस फीस और फाइन्स वगैरह से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड डीलिंग हो रही है यहाँ पे, बट वो मनी बिल का पार्ट नहीं है। इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय लोकल अथॉरिटी और बॉडी ऑफ लोकल पर्पस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने अभी क्या बात की, आर्टिकल 110 के अंडर जो टैक्सेशन का रेगुलेशन है रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो आपका मनी बिल में आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो लोकल अथॉरिटीज से रिलेटेड जो टैक्सेशन के मैटर्स हैं वो 110 के अंडर नहीं आते हैं, मींस दे विल बी नॉट कंसिडर्ड एज ए मनी बिल। ठीक है, अब देखो जो आर्टिकल 109 है वो एक तरह से स्पेशल प्रोसीजर प्रोवाइड करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, कि मनी बिल कैसे पास किया जाएगा। ये पहली बात क्या कह रहा है कि मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, लोकसभा ने पास कर दिया तो वो राज्यसभा के पास सेंड किया जाता है, बट राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और चेंज द बिल, इट कैन जस्ट रिकमेंड द अमेंडमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिकमेंडेशन सिर्फ दे सकती है राज्यसभा। लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट अमेंडमेंट्स, राज्यसभा मस्ट रिटर्न इट विद इन 14 डेज। अगर 14 डेज के विद इन राज्यसभा ने लोकसभा को कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया तो दिस पर्टिकुलर बिल विल बी डीम्ड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। ठीक है, जैसे हम अगर ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं तो राज्यसभा के पास पावर होती है कि वो 6 मंथ्स तक अपने पास पर्टिकुलर बिल को रख सकती है, लेकिन जब मनी बिल की बात आती है तो राज्यसभा को सिर्फ विद इन 14 डेज रिस्पॉन्ड करना होता है। ठीक है, इफ नॉट रिटर्न इन 14 डेज डीम्ड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। अब हम कंपैरिजन पे आते हैं मनी बिल का अदर फाइनेंशियल बिल्स से। देखो एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो आर्टिकल 110 में ही मेंशन्ड है कि जो स्पीकर की सर्टिफिकेशन है वो मैंडेटरी है फॉर द मनी बिल। मतलब मनी बिल जब लोकसभा से दूसरे हाउस में जाएगा, राज्यसभा में या फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो उससे पहले स्पीकर की सर्टिफिकेशन या स्टैंप जरूरी है कि भाई ये मनी बिल है। लेकिन फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 और 2 में वो स्पीकर की सर्टिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अब कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है मनी बिल को और फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 को। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, हाउस ऑफ इंट्रोडक्शन। देखो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 को भी क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें भी आर्टिकल 110 के मैटर्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं टैक्सेशन, बोराइंग एटसेट्रा से रिलेटेड, तो इसको लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 के लिए जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो सबसे पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होगी बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। लेकिन फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन तो रिक्वायर्ड है, बट किस स्टेज पे, कंसिडरेशन स्टेज पे। देखो आपको पता होना चाहिए कि जब एक बिल पास होता है तो वो मल्टीपल स्टेजेस से जाता है। जैसे फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल, बेसिकली ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। देन सेकंड रीडिंग में एक तरह से क्लोज बाय क्लोज डिस्कशंस वगैरह होते हैं, देन डिबेट्स होते हैं। तो जो कंसिडरेशन स्टेज है वो एक तरह से सेकंड रीडिंग के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल ऐसा समझो राज्यसभा में कोई बिल आया और उस बिल में यूनिवर्सिटी का जो एस्टेब्लिशमेंट है दैट विल रिक्वायर 5000 करोड़ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इस तरह का प्रोविजन है। तो जैसे ही हाउस में डिस्कशन स्टार्ट होगा तो चेयरमैन विल सी दैट कि ओके इसमें तो मैटर ऑफ एक्सपेंडिचर है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, देन ही विल से दैट वी कैन नॉट प्रोसीड द डिबेट एंड डिस्कशन ऑन दिस बिल, फर्स्ट वी नीड द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। राज्यसभा की पावर मनी बिल के केस में बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि राज्यसभा रिजेक्ट और अमेंड नहीं कर सकती है मनी बिल को, और विद इन 14 डेज राज्यसभा को रिस्पॉन्ड करना होता है टू द लोकसभा विदाउट सजेस्टिंग एनी चेंजेस और विद सजेस्टिंग एनी चेंजेस। बट अल्टीमेट पावर किसके पास रहेगी, अल्टीमेट पावर रहेगी तुम्हारी लोकसभा के पास। लोकसभा इज द अल्टीमेट अथॉरिटी इन केस ऑफ मनी बिल। ठीक है, बट फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 और फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 में राज्यसभा की पावर्स इक्वल है ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बराबर ही, मींस राज्यसभा कैन रिजेक्ट और अमेंड इन बोथ केसेस।
अब देखो पैसेज कैसे होता है मनी बिल का। मनी बिल का जो पैसेज है वो डिटेल में आर्टिकल 109 के अंडर मेंशन है, जो अभी हमने बात की। ये जो स्पेशल प्रोसीजर है वो 109 आर्टिकल के अंडर गिवन है। लेकिन जो बाकी फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 और फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 बिल्स हैं, वो ऑर्डिनरी बिल की तरह ही पास हो जाते हैं। अब मेजोरिटी मेजोरिटी फाइनेंशियल बिल भी सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं, मनी बिल भी सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, और बाकी जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 फाइनेंशियल बिल्स भी सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ इसको कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ऐसा लग सकता है कि यार मनी बिल तो काफी इंपॉर्टेंट बिल होते हैं, तो दे माइट बी पास्ड विद द स्पेशल मेजोरिटी। नहीं, उनको भी सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है, और जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होते हैं वहां पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। बाकी फाइनेंशियल बिल्स, ऑर्डिनरी बिल्स, सब में सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ज्वाइंट सिटिंग, अब देखो जब अल्टीमेट से मनी बिल में किसका है, लोकसभा का है, तो ज्वाइंट सीटिंग का अंडर आर्टिकल 108 कोई मतलब नहीं है ना, तो ज्वाइंट सीटिंग मनी बिल में अप्लाई नहीं होती। लेकिन फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में यस, राज्यसभा का भी से है ना, कैन रिजेक्ट और अमेंड, तो ऑब्वियसली ज्वाइंट सीटिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है, मतलब अलाउड है ज्वाइंट सीटिंग, बट नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। कीप दिस कीवर्ड्स इन माइंड, नॉट नेसेसरी बट यस अलाउड है। अब देखो प्रेसिडेंट का क्या रोल है। प्रेसिडेंट मनी बिल के केस में असेंट दे सकते हैं, असेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं, मींस अप्रूवल भी दे सकते हैं और अप्रूवल नहीं भी दे सकते, बट वापस नहीं भेज सकते रिकंसिडरेशन के लिए कि भाई ये मनी बिल में कुछ ये इश्यूज हैं, ये चेंज करके लेके आओ, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 और 2 के केस में 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। एसेंट दे भी सकते हैं, विदहोल्ड भी कर सकते हैं एसेंट को, और कंसिडरेशन के लिए रिटर्न भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डिनरी बिल की तरह ही ट्रीट होंगे बाकी सिनेरियोज में। ठीक है, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो पॉइंट्स हैं उनको कीप इन माइंड। देखो मनी बिल, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, ये तीनों हमने बात कर ली। अब 2 और बिल आते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल एंड द फाइनेंस बिल। देखो यहाँ पे भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि यार ये क्या है। ये देखो एक तरह से ये मान के चलो कि हमारा जो बजट होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका पार्ट है अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल, और एक तरह से ये मनी बिल ही है। ठीक है, क्योंकि फाइनेंस बिल में क्या बातें होती हैं, इनकम या टैक्स प्रपोजल्स की बातें होती हैं। अप्रोप्रिएशन बिल एक तरह से विड्रॉल स्लिप होती है, और ये दोनों एक तरह से बजट की कैटेगरी में आते हैं और दोनों ही मनी बिल का पार्ट है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखनी है, अप्रोप्रिएशन में नो चेंजेस अलाउड इन पार्लियामेंट। ये हम जब बजट वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बट ये ध्यान रख लो कि जो अप्रोप्रिएशन बिल होता है उसमें कोई अमेंडमेंट्स अलाउड नहीं होते हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स वगैरह होती है उस पे ऑलरेडी वोटिंग हो चुकी होती है। तो जब ये बिल आता है पार्लियामेंट में तो एक तरह से विदाउट अमेंडमेंट इसको पास किया जा सकता है। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान रखनी है कि मनी बिल है वो स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट बिल है। इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर। प्राइवेट मेंबर मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, बस इतना ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि मनी बिल है वो फिजिकल मैटर्स से रिलेटेड है, और फिजिकल मैटर्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो जनरली गवर्नमेंट के हैंड्स में रहती हैं, उनमें प्राइवेट मेंबर्स का रोल कम होता है। एक चीज और कि जैसे भी मान लो कोई बिल है वो मनी बिल है या नहीं, उसमें अगर कोई डाउट है तो जो स्पीकर का डिसीजन है वो फाइनल होगा, और स्पीकर की सर्टिफिकेट तो नेसेसरी है ही। एग्जाम्पल लें अगर मनी बिल से रिलेटेड कंट्रोवर्सी का, तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है आधार बिल का। आधार बिल को एक तरह से मनी बिल की तरह पास किया गया था, फिर उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, बट फाइनली वो 4-1 की मेजोरिटी से अपहेल्ड कर दिया गया था कि यस आधार बिल वाजा मनी बिल, क्योंकि उसमें जो सब्सिडीज वगैरह की बात हो रही थी दैट वाज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कीप इन माइंड कि जैसे स्पीकर का डिसीजन है वो फाइनल है, बट इट कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे ये लिखा होगा इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ समथिंग, तो ये एक नुआंसेस वाला एस्पेक्ट है कि स्पीकर का डिसीजन चैलेंज नहीं हो सकता इन बोथ द हाउसेस। इवन प्रेसिडेंट भी चैलेंज नहीं कर सकते, बट इट कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। अब देखो अगर हम एक मेंटल फ्रेमवर्क की बात करें मनी बिल से रिलेटेड, तो एक तो ओनली टेस्ट होना चाहिए कि क्या ये एक्सक्लूसिवली आर्टिकल 110 के अंडर फॉलो हो रहा है तो मनी बिल है। अगर नहीं, मतलब आर्टिकल 110 के अलावा कुछ और भी प्रोविजंस की बात करी गई है तो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 हो गया। आर्टिकल 110 के कोई मैटर्स नहीं है, लेकिन मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड बातें हैं तो कैटेगरी 2 में आ जाएगा। राज्यसभा की पावर मनी बिल के केस में नहीं है, सिर्फ 14 दिन तक वो अपने पास रख सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई राइट्स नहीं है। फाइनेंशियल बिल 1 एंड 2 में इक्वल टू लोकसभा है पावर्स राज्यसभा की। ज्वाइंट सिटिंग मनी बिल के केस में कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, फाइनेंशियल बिल 1 एंड 2 में ज्वाइंट सिटिंग अलाउड है। अब देखो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन मनी बिल के केस में इंट्रोडक्शन स्टेज पे चाहिए, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 में भी इंट्रोडक्शन स्टेज पे चाहिए, फाइनेंशियल बिल 2 में रिकमेंडेशन एट कंसिडरेशन लेवल चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पूछा भी नहीं गया है, मे बी नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस में आपको ये मिल जाए।
ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस को वन बाय वन सोल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए मनी बिल इज नॉट करेक्ट? देखो एक तो नॉट करेक्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो अभी हमने बात करी कि मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, ये स्टेटमेंट नॉट करेक्ट हो गई। बाकी स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट। ये अभी हमने देखा कि स्पीकर लोकसभा का है, वो फाइनल अथॉरिटी है टू डिसाइड ए बिल इज मनी बिल और नॉट, ठीक है, करेक्ट है स्टेटमेंट। राज्यसभा मस्ट रिटर्न ए मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड सेंड इट फॉर कंसिडरेशन विद इन 14 days। यस करेक्ट, अभी हमने पढ़ा। द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न ए मनी बिल टू लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन। यस, इट कैन गिव असेंट और रिजेक्ट द असेंट बट कैन नॉट सेंड फॉर रिकंसिडरेशन। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है। नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? अगेन यहाँ पे भी नॉट करेक्ट है। देखो नोट करेक्ट वाले क्वेश्चंस ना बहुत ध्यान से पढ़ने चाहिए, क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स भी हो जाती हैं जब हम नोट करेक्ट को चूज करने जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है द अप्रोप्रिएशन बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इनेक्टेड इनटू द लॉ। देखो जैसे अप्रोप्रिएशन बिल देखा हमने, पहला पॉइंट तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये मनी बिल ही है एक तरह से। अब हम इसको मनी बिल समझ के स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इनेक्टेड इनटू द लॉ। इसको होल्ड करते हैं अभी स्टेटमेंट को, ज्यादा हमें समझ नहीं आया, ये मानते हैं, ठीक है। बी, नो मनी शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर द अप्रोप्रिएशन मेड बाय द अप्रोप्रिएशन एक्ट, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको पता होगी, नहीं पता है तो आर्टिकल 114 के प्रोविजंस आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल बिल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोजिंग न्यू टैक्सेस बट नो अदर बिल इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग चेंजेस इन द रेट्स ऑफ टैक्सेस विच आर ऑलरेडी अंडर ऑपरेशन। एक बार नेक्स्ट स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ये तो अभी हमने देख लिया कि इंट्रोडक्शन स्टेज पे मनी बिल के लिए रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की, तो ये स्टेटमेंट सही है। बी एंड डी ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बिल्कुल, यहाँ पे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखना है हमें ए और सी में। देखो ए क्या बोल रहा है, अप्रोप्रिएशन बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इनेक्टेड इनटू लॉ। देखो अप्रोप्रिएशन बिल एक मनी बिल है और हमें पता है कि मनी बिल के केस में दोनों हाउसेज से पास होने की जरूरत नहीं है। अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो इट विल बी डीम्ड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज, ठीक है। अब यहाँ पे मस्ट वर्ड यूज किया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। अब सी को भी देखते हैं। फाइनेंशियल बिल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोजिंग ए न्यू टैक्सेस। अब हमें पता है कि जो टैक्सेस की जब बात होती है तो वहां पे फाइनेंस बिल, बेसिकली बजट वाले पार्ट में जो मनी बिल है उसके अंडर टैक्सेशन के मैटर आते हैं। बट नो अदर बिल इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग चेंजेस इन द रेट ऑफ टैक्सेस। देखो अगर ये स्टेटमेंट गलत है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अकॉर्डिंग, और अगर हम कॉमन अंडरस्टैंडिंग से भी इसको देखें तो ये सेंस इस तरह से निकल रहा है कि हमने न्यू टैक्स प्रपोजल्स दिए तो फाइनेंस बिल की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अगर हम उसी बिल में कुछ चेंजेस वगैरह करने हो तो हमें कोई न्यू बिल या एक्ट पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें जब भी कोई भी टैक्स का प्रोविजन है तो चाहे तो वो न्यू टैक्स हो या फिर उसके अंडर चेंजेस लाने हो, हमें बिल की तो रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड्स को ट्विक किया गया है, शायद ये कहना चाह रहा है, क्योंकि यूपीएससी ने इसका आंसर लिया है ए। मे बी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अप्रोप्रिएशन बिल एक मनी बिल टाइप है और मनी बिल के लिए मस्ट बी पास बाय बोथ द हाउसेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। राज्यसभा का एक तरह से थोड़ा सा रोल होता है उसमें, मेजर रोल या फिर अपर हैंड जो है बॉस है वो कौन है, लोकसभा ही है। लोकसभा के पास फाइनल अथॉरिटी होती है और लोकसभा उसको पास कर सकती है इन द सेम फॉर्म एज इट वाज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा इटसेल्फ विदाउट कंसिडरिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा। अब जो स्टेटमेंट सी की बात करते हैं तो बेसिकली ये कह रहा है कि भाई हम फाइनेंस बिल से ही कोई न्यू टैक्स प्रपोज कर सकते हैं और फाइनेंस बिल से ही उसमें चेंजेस किए जाएंगे। मींस नो अदर बिल, किसी और तरह के बिल से उसके अंडर चेंजेस नहीं किया जा सकते, ठीक है। अगर उस तरीके से हम इसको रीड करें, इंटरप्रेट करें तो ये स्टेटमेंट फिर करेक्ट हो जाती है। अदरवाइज थोड़ा सा है झोल है इस स्टेटमेंट में। फाइनल आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल फॉलो इफ ए मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय राज्यसभा। अब मान लो मनी बिल को राज्यसभा ने अमेंड कर दिया तो क्या होगा, लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा। यही तो हमने पढ़ा ना, इसीलिए तो कहा है कि लोकसभा के पास फाइनल अथॉरिटी होती है मनी बिल के केस में। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर, ऐसा तो नहीं है, लोकसभा के पास पावर है, वो कंसिडर करेगी उसको फर्दर। लोकसभा में द बिल टू राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन, कोई जरूरत नहीं है, वहां पे कोई ज्वाइंट सीटिंग का वो सब पर्पज ही नहीं है। लोकसभा के पास तो अपर हैंड आई, वो तो प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट में कॉल है ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है,
ठीक है, सिंपल सिंपल बातें थी। फाइनल आंसर इज ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2015 का क्वेश्चन है, राज्यसभा हैज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड ए मनी बिल। सही बात है, राज्यसभा के पास रिजेक्ट और अमेंड करने की पावर नहीं है ना, सिर्फ रिकमेंडेशंस की पावर है। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। को जो वोटिंग की बात है, डिमांड फॉर ग्रांट्स, वो भी एक तरह से एक्सक्लूसिवली लोकसभा की पावर है। एक्सक्लूसिवली वहां पे भी राज्यसभा वोट नहीं कर सकती। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस, राज्यसभा वोट नहीं कर सकती बजट पे या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, लेकिन डिस्कस तो कर सकती है ना। कैन नॉट डिस्कस, ये थोड़ा एक्सट्रीम हो गया कि भाई आप एक तरह से ये कह रहे हो कि हमारा जो पार्लियामेंट का एक सेकंड हाउस है राज्यसभा, उसको मतलब आप उससे बात ही नहीं करना चाह रहे हो, उसको थोड़ा सा भी इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हो मैटर्स में रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई। कैन नॉट डिस्कस, वोटिंग इज डिफरेंट थिंग, डिस्कशन इज डिफरेंट थिंग। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। करेक्ट ऑप्शंस विल बी 1 एंड 2, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का, रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा है। नॉट करेक्ट पूछा है पहली बात तो। देखो, ए बिल shall be deemed to be money bill if it contains only provisions relating to imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax। अभी हमने आर्टिकल 110 के प्रोविजंस देखे थे, तो कौन सा मैटर है ये? आर्टिकल 110 में जो क्लोज 1 सब क्लोज ए, टैक्सेशन से रिलेटेड जो मैटर्स थे ना, वो सारे यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट है। इसलिए मैं कह रही थी कि प्रोविजंस आपको याद होने चाहिए। मनी बिल हैज प्रोविजंस फॉर द कस्टडी ऑफ द, कस्टडी की बात हो रही है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये भी हमने देखा था। ए मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब देखो, ये चीज मैंने वहां पे मेंशन करी थी कि अप्रोप्रिएशन जो टर्म है वो कंटिजेंसी फंड के साथ नहीं यूज किया गया, वो सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के साथ है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। ठीक है, डी है, ए मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, बोरोइंग्स वाला जो सब क्लोज था वो यही था ना, करेक्ट है। अब देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे अब अप्रोप्रिएशन वर्ड है वो जनरली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के साथ आता है। कैसे याद करेंगे? जैसे अब अगर हम रिमूवल की बात करें किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे, तो जो प्रेसिडेंट का रिमूवल है उसके लिए स्पेसिफिक टर्म यूज है इम्पीचमेंट। बाकी जैसे और पोस्ट हैं, पोजिशंस हैं, लाइक आपका सुप्रीम कोर्ट जजेस हो गया, स्पीकर हो गया, तो इन सब का जो रिमूवल है उसके लिए ये टर्म यूज नहीं है इम्पीचमेंट। ठीक है, इसी तरह से जब हम अप्रोप्रिएशन की वर्ड की बात करते हैं तो दैट इज मेनली एसोसिएटेड विद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ना कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने बोला था कि भाई कोई ऑप्शन नॉट करेक्ट है ही नहीं, सारे करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऊपर ऊपर से सब पढ़ रहे हैं ना कि भाई टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर्स हैं, बोरोइंग्स वाले मैटर्स हैं, फंड्स हैं तीनों, कंटिजेंसी, कंसोलिडेटेड और पब्लिक फंड। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो यार हाँ, कंटिजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड, तो ये तो सब ठीक ही लग रहा है। लेकिन ये जो था नुआंस, क्या था यहाँ पे? नुआंस यही था कि जो अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई यूपीएससी वेंट फॉर द ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का, विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे जो फाइनेंस बिल है ना, जनरली अभी हमने बात करी कि जो बजट वाला जो फाइनेंस बिल है वो एक काइंड ऑफ मनी बिल ही है, लेकिन जब कंपैरिजन करवाया गया है यहाँ पे विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल, और जिस तरह से यूपीएससी ने ऑप्शन बी इसका आंसर दिया है, तो ये ज्यूम किया जा रहा है कि जो फाइनेंस बिल यहाँ पे उन्होंने वर्ड लिया है वो बेसिकली हमारे फाइनेंशियल बिल्स के कोरस्पॉन्डिंग लिया है। ठीक है, तो इसको फाइनेंशियल बिल समझ के ही ये क्वेश्चन अप्रोच करेंगे। द लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। ये सभी हमने देखा कि फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 और 2 दोनों के केस में राज्यसभा के पास पावर होती है अमेंड और रिजेक्ट करने की, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। When the Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make recommendations. ये ऑप्शन करेक्ट है मनी बिल के केस में। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? In the case of disagreement between the Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting for the money bill, but a joint sitting become necessary for finance bill. अब ये वाला फर्स्ट हाफ तो सही है, there is no joint sitting for the money bill, but a joint sitting become necessary for the finance bill. ये necessary जो कीवर्ड है ना, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये एक एक्सट्रीम हो गया। जैसे अभी पीछे एक हम क्वेश्चन देख के आए थे, वहां पे था ना इट मस्ट बी पास्ड फॉर द हाउसेज, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो नेसेसरी कीवर्ड है वो एक्सट्रीम है, क्योंकि ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन है। मींस हमने ये देखा था कि ज्वाइंट सीटिंग अलाउड है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि वो नेसेसरी प्रोविजन है। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी बिकॉज ऑफ दिस कीवर्ड। इसीलिए कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना है यूपीएससी के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओनली 2।
अब बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसको फाइनेंस बिल, जो मनी बिल वाला है, बजट कैटेगरी के अंडर आता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्व किया गया है, तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। फिर ये ज्वाइंट सीटिंग बिकम नेसेसरी, इसको भी करेक्ट कर दिया है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो किसी ने तो आंसर दिया हुआ है इसका सी ऑल 3, किसी ने आंसर दिया है ओनली 1। यूपीएससी के आंसर की क्या कहती है? ओनली 2। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 2024 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए मनी बिल इन द पार्लियामेंट? सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। मनी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आर्टिकल 109 मेंशंस स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। यस, हमने अभी रिवाइज किया था। आर्टिकल 109 mentions special procedure in respect of money bills. A money bill shall not be introduced in the Council of States. Council of States मतलब राज्यसभा। Obviously मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ लोकसभा की एक्सक्लूसिव राइट है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट। यस, अभी हमने बात करी थी, अप्रूव कर सकते हैं या फिर कुछ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं बट कैन नॉट रिजेक्ट, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अमेंडमेंट्स टू ए मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। ये तो बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है ना। कैसे? राज्यसभा ने कुछ भी कहा है, लोकसभा की मर्जी है, वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग। फोर्थ को हमने रॉन्ग किया, बाकी 3 आर करेक्ट। सी विल बी द राइट आंसर। सो होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, बिकॉज ये मनी बिल बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, और इवन मैंने खुद मतलब बहुत सारे मेरे खुद के डाउट्स थे कि फाइनेंस बिल, फाइनेंशियल बिल, फिर एग्जाम्पल्स से समझने की कोशिश करी कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल 1, 2 में क्या डिफरेंस है, एटसेट्रा। तो अगर आपके स्टिल डाउट्स हैं कुछ, तो ट्राई टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली आंसर योर डाउट्स। होप दिस टॉपिक इज रेडी फॉर योर अपकमिंग prelims. Wish you all the best.